हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक विज्ञान कथा पढ़ते हैं। हमारी इस विज्ञान कथा का नाम है जलचोर। तो बच्चों, एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई। इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण यानी कि खोज, सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर पानी की कमी निरंतर होती जा रही है। वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद क्या होते हैं? वायुमंडल के पर्यावरण की जानकारी रखने वाले। पर्यावरणविद सभी परेशान हैं कि यह कैसे हो सकता है। वैज्ञानिक इसके कारण को खोजने में जुट गए। समझ में नहीं आ रहा था कि पानी पृथ्वी पर लगातार कैसे कम हो रहा है। प्रोफेसर नीलेश एक भूवैज्ञानिक थे। भूवैज्ञानिक यानी धरती में मौजूद पत्थर और मिट्टी का अध्ययन करने वाले, इसे कहते हैं भूवैज्ञानिक। तो नीलेश एक भूवैज्ञानिक थे। वह दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम ढल गई और लोग अपने अपने घर चले गए। प्रोफेसर नीलेश वहीं लान में बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक तारे पर पड़ी जो कि नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। ओह, यह तो कोई यान है, किंतु पृथ्वी पर तो ऐसे यान का आविष्कार ही नहीं हुआ। यान यानी चलने वाली वस्तु, आविष्कार यानी खोज। फिर यह यान कहां से आया? इस प्रश्न का उत्तर समझ में आने पर प्रोफेसर नीलेश के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने मित्र प्रोफेसर आकाश को फोन कर घर पर बुलाया और सारी बातें बताई। प्रोफेसर नीलेश की बातें सुनकर प्रोफेसर आकाश को ज़्यादा आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। ब्रह्मांड यानी कि समस्त विश्व, वो भी इस खोज में लगे हुए थे। उन्हें ब्रह्मांड में किसी न किसी ग्रह पर जीवन होने का विश्वास था। वे ये विश्वास कर चुके थे कि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह में भी जीवन है। प्रोफेसर आकाश अगली शाम को प्रोफेसर नीलेश के साथ अपने ही बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार कर रहे थे। शायद वह अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते से गुजरे। उनका इंतजार व्यर्थ नहीं गया, यानी बेकार नहीं गया। दोबारा वह यान उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन इस बार वह अंतरिक्ष में नहीं गया, वह बाग में उतरा। दोनों ये सोचने लगे, यह यान यहाँ क्यों उतरा? इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह कोई जासूसी यान है जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया है, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी करने के लिए? क्या हम जैसे बुद्धिजीवियों यानी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवियों का वे अपहरण करना चाहते हैं, यानी कि वो क्या हम जैसे लोगों को किडनैप करना चाहते हैं? ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहे थे। तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और एक पृथ्वीवासियों जैसी, यानी पृथ्वी में रहने वाले जीवों जैसी मानव कृति बाहर आई, लेकिन आकार में बड़ी थी। प्रोफेसर आकाश और प्रोफेसर नीलेश उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों जैसे लोग हैं। दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे ही रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी, हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर एक अन्य ग्रह के वासी हैं। एक प्रकाश वर्ष दूर यानी कि एक समय अंतराल। ग्रह के वासी हैं, एक अन्य ग्रह के वासी हैं। हम लोग यहाँ एक मिशन के तहत आए हैं। आवाज़ को सुनकर दोनों प्रोफेसर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी आवाज़ भी हमारी तरह ही थी। मिशन? कैसा मिशन? क्या तुम्हारे और भी साथी हैं? दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा। हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले हैं। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है? कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते? कहीं तुम इस पर अपना अधिकार करना तो नहीं चाहते? प्रोफेसर आकाश ने पूछा। नहीं, हम यहाँ तबाही मचाने या अधिकार करने के उद्देश्य से नहीं आए। हम तो आपकी विशाल जल राशि की कुछ मात्रा अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए हैं, अर्थात आपकी धरती से कुछ जल अपने ग्रह में ले जाने आए हैं, ये उन्होंने कहा। दोनों प्रोफेसरों को यह समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी का जल स्तर एकाएक क्यों कम हो गया है। उन्हें समझ आ गया कि पृथ्वी से जल कहाँ गायब हो रहा है।
लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से जल? तुम्हें मालूम है कि हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते? मालूम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। हमारे ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिल जाने के कारण वह जहरीला हो गया है। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है, जिससे वहाँ के लोग मरने लगे। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल को विषहीन बनाने में समय लगेगा। अपने अस्तित्व के लिए हमने ये निर्णय लिया कि हम जल्दी से किसी ग्रह की खोज कर वहाँ का पानी अपने ग्रह पर ले जाएंगे, अपने ग्रह के लोगों का जीवन बचाएंगे। हमारी नज़र आपके नीले ग्रह पर पड़ी, जो हमसे अधिक नज़दीक है। हम यहाँ उतर गए। हम लोगों ने यहाँ पर विशाल जल भंडारों को देखा और निर्णय लिया कि हम लोग यहीं से जल ले जाएंगे। हम लोग एक सप्ताह से जल को एक विशेष यान की सहायता से ले जा रहे हैं। हम लोग अपना मिशन चुपचाप पूरा करना चाहते थे। वह बोला, मैं वहां का राजा होने के नाते आपसे माफी मांगता हूं। हम लोगों ने आपकी अनुमति के बिना, अनुमति यानी आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना आपकी अमूल्य जल निधि को चुराया और अपने ग्रह पर ले गए। अंतरिक्ष यात्री अपनी बात को समाप्त कर अपने यान में बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ चले। प्रोफेसर नीलेश और प्रोफेसर आकाश टकटकी लगाए उस अंतरिक्ष यान के बारे में सोच रहे थे। कुछ क्षणों में वह अंतरिक्ष यान उनकी आंखों से ओझल हो गया। अचानक प्रोफेसर आकाश की नज़र एक वस्तु पर पड़ी, जिस पर लिखा था, हमें आशा है कि आप लोगों ने हम अंतरिक्ष जल चोरों को माफ़ कर दिया होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जलाशयों को साफ और सुरक्षित रखें, ताकि आपको भी हमारी तरह जल चोर ना बनना पड़े। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से यह समझाया गया है कि जल प्रदूषण से कितनी हानियां हो सकती हैं। हम लोग इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने आज जल प्रदूषण पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, तुरंत उस पर कंट्रोल नहीं किया, तो भविष्य में हमारे पास जल संरक्षित नहीं रहेगा। जिस तरह दूसरे ग्रह के लोगों को जल चोर बनना पड़े, हम जल की खोज में कहाँ भटकेंगे हमें नहीं पता। इसलिए आज ही इसके लिए सतर्क हो जाइए। जल को सुरक्षित रहिए, उसे व्यर्थ गंवाने से बचिए, अपने को भी समझिए और औरों को भी इसके बारे में समझाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।